Good morning, students and friends. This is Mr. Peter Titus from Salem classes. So, students, today we are going to discuss or we are going to learn about Let Me Not to the Marriage of True Minds. Already from this chapter, we have discussed text and glossary at the same time summary. But today we are going to discuss analyze, critical analyze, theme, and etc. So, if anyone is newly watching this video lecture, I request them to subscribe it and hit the bell icon. At the same time, share it to your friends and relatives. So let's come to critical analyze summary. Already we have discussed, and today we are going to discuss about critical analysis. इट इज ए टॉपिकल इंग्लिश सोनेट। ये एक टॉपिकल इंग्लिश सोनेट है। इट हैज 3 क्वार्टेरियन एंड ए कपलेट। ये 3 क्वार्टेरियंस है उसमें और एक कपलेट है। ये क्वार्टेरियंस क्या है, कपलेट क्या है, ये जब हम पोएटिक डिवाइस को देखेंगे तब इसके बारे में एक विशेष विचार विमर्श करेंगे। इट इज थीम इज परमानेंस ऑफ लव। इसका जो मेन थीम है मतलब परमानेंस ऑफ लव, यानी प्रेम का दृढ़ता और प्रेम का परमानेंस। द थॉट प्रोग्रेसेस स्टेप बाय स्टेप and concludes with a determined declaration in the couplet. This is the 116th sonnet of 154 sonnet addressed to a young man. Let me not is addressed to a young man who is supposed to be the Earl of साउथ हम्पटन। तो ये पोएम को ये जो सनेट है, जो 154 सनेट है विलियम शेक्सपियर के, और उनमें से ये 116 नंबर वाली सनेट है। और ख़ास करके ये सनेट को एक यंग मैन को एड्रेस करके लिखा गया है। जो सनेट का नाम आपने यहाँ पर देखा है, लेट मी नॉट। ये जो शब्द जो है ये उनके जो दोस्त है, जो एक यंग मैन है और शायद जो कि अर्ल ऑफ साउथ हम्पटन है, और उसको एड्रेस कर करके लिखा गया है। और ख़ास करके स्टेप बाय स्टेप इसमें और समझाया गया, और फाइनली एक विशेष डिक्लेरेशन जो कपलेट के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। इन द सनेट शेक्सपियर स्पीक्स अबाउट हिज फिलोसफी ऑफ लव। इस सनेट में शेक्सपियर जो है लव के प्रति उनके दर्शन क्या है, लव के प्रति उनके फिलोसफी क्या है, उसको भली भांति वो दर्शाते हैं। इट डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्शन ऑफ द लव वन और द एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, लव जो है एक्सटर्नल फैक्टर में डिपेंड और रिएक्शन में, इन चीज़ों में डिपेंड नहीं करता। टाइम, प्लेस एंड फिजिकल कॉन्स्टेंट्स से कैनॉट अल्टर द पाथ ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप और लव। समय, स्थान या तो फिर शारीरिक बनावटी, ये सभी चीज़ कभी परिवर्तन नहीं कर सकती। प्रेम का मार्ग को कभी परिवर्तन नहीं कर सकता। एक सच्चा प्रेम करने वालों को ये सभी चीज़ किसी भी तरह से कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। इट इज सेड दैट शेक्सपियर वाज इन लव विद ए चार्मिंग विडो। ये इस प्रकार कहा जाता है कि शेक्सपियर जो है एक चार्मिंग विडो के प्रेम में आ गए थे। रेफर टू ए डार्क मिस्ट्रेस, जिसको एक डार्क मिस्ट्रेस के रूप में रेफर किया जाता है। शी वॉज फिजिकली वेरी ब्यूटीफुल, है ना, शारीरिक रूप में वो बहुत सुंदर थी।
Shakespeare's friend and patron, the Earl of Southampton, was also attracted toward her and turned away from the poet. तो जैसे कि जिसके प्रति शेक्सपियर का प्रेम था, वो क्या करता है कि उसके दोस्त की ओर अट्रैक्ट हो जाती है और पोइट से दूर हो जाती है. So through this sonnet, the poet assures his friend and patron of his constant friendship. और यहाँ पे और पोइट अश्योरेंस देता है, अश्योर करता है अपना फ्रेंड को एंड पैटर्न को उनके फ्रेंडशिप के प्रति. He assures that his love is fixed as a lighthouse and as constant as the pole star, and it would be so still. He's confirmed and वह अपना प्रेम को, यानी शेक्सपियर जो है अपना प्रेम को एक लाइट हाउस की तरह, एक लाइट हाउस एक पोल स्टार के साथ तुलना करते हैं. जैसे एक पोल स्टार और एक लाइट हाउस हमेशा कॉन्स्टेंटली स्टैंड होकर रहते हैं, वैसे उनका लव जो है वो हमेशा स्टैंड होकर के रहता है. The poet is willing to stake the whole of his literary reputation if in any way his statement is proved wrong. तो फाइनली मतलब वो यहाँ पे कहते हैं कि जितने भी लिटरेरी, जितने भी पोएम उन्होंने लिखा है वो सभी को वो बैक ले लेंगे, पीछे ले लेंगे, यानी कल मिला के ये कह सकते कि वो काम को वो छोड़ दे, है ना, यदि कोई भी उनकी कही हुई स्टेटमेंट को गलत ठहरा दे. इन्होंने जो कह रखा है समरी में ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं, है ना. अगर कोई भी इफ एनी वन विल प्रूव दैट ही इज रॉन्ग, सो डेफिनेटली ही वुड एंड हिज पोएटिक वर्क एंड he would take back his literary reputation. It is perhaps the most moving sonnet in the English language. शायद ये एक बहुत ही घूमता हुआ एक सनेट है इंग्लिश लैंग्वेज में, और इम्पेडिमेंट रिकॉल शेक्सपियर्स नॉलेज ऑफ द प्रेयर बुक लाइन 7 and 8 show this knowledge of astrology. The rhyme scheme is AB AB CD CD EF EF GG. और स्पेशली राइमिंग स्कीम जो है शेक्सपियर का लगभग सेम ही रहता है. ये AB AB CD CD EF EF एंड GG. तो ये तो था उसका क्रिटिकल एनालाइज. और हम थोड़ा थीम को देखते हैं. देयर आर डिफरेंट सेट्स ऑफ लव. लव का जो है डिफरेंट सेट्स होता है. इन दिस सनेट शेक्सपियर चूजेस फिलोसफी एंड स्पिरिचुअल वैल्यू ऑफ लव टू पुट फॉर्थ हिज आइडिया. अपने आइडिया को आगे लाने के लिए लव को वो फिलोसफिकल और साथ ही साथ स्पिरिचुअल वैल्यू के आधार पर देखते हैं. टाइम, प्लेस एंड ह्यूमन रिलेशन हैव देयर इफेक्ट ऑन एवरी ह्यूमन एक्टिविटी. ह्यूमन एक्टिविटी जो भी है समय और जगह के आधार पर परिवर्तन होता है. शेक्सपियर इज ऑफ द ओपिनियन दैट टाइम, प्लेस एंड अदर डेरिवेशन लाइक फिजिकल चार्म नॉट चेंज ट्रू लव एंड फ्रेंडशिप. एक शारीरिक बनावट के आधार पर एक सही प्रेम जो है शारीरिक परिवर्तनता के आधार पर एक सच्चा प्रेम और सच्चा दोस्ती कभी भी मुरझता नहीं है, कभी भी पीछे नहीं जाता है. ट्रू लव ट्रम्प्स ओवर ऑल हंड्रेड्स एंड रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट लाइफ. ये जो ट्रू लव है ये एक प्रकार का ट्रम्प है, यानी ऐसा है कि ताकत है जो कि जीवन के हर पल हर हालतों में ये क्या होगा, बना हुआ रहेगा. Although the body gets weak,
इज adversely affected by time and age. समय के और उम्र के हिसाब से शरीर में कुछ परिवर्तन हो सकता है, बट लव विच इज रियली ट्रू रिमेन्स कांस्टेंट एंड यंग as ever. लेकिन लव जो है अंदर से वो उतने ही मजबूत है, अंदर से ही वो उतने ही यंग है, वो कभी भी हिलेगा नहीं और एक ही जगह पर हमेशा बना हुआ रहेगा. दिस इज एन एब्सोल्यूट ट्रू. ये तो एक सत्य कथा है. मेटाफोर को हम देखते हैं. मेटाफोर क्या चीज़ होती है? शेक्सपियर यूज मेटाफोर इन दिस सनेट टू इलस्ट्रेट एंड एम्फोसाइज हिज पॉइंट ऑफ व्यू. अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने के लिए कुछ उदाहरण देते हुए मेटाफोर को इस सनेट में वो एस्टैब्लिश करते हैं. ही कंपेयर्स ट्रू लव और फ्रेंड टू द लाइट हाउस. यहाँ पे लाइट हाउस को एक सच्चा प्रेम करने वाला और दोस्त के साथ तुलना करते हैं. सी वेव्स एंड वायलेंट सी स्ट्रॉम अटैक द लाइट हाउस every time, but it remains unmoved and constantly stand fixed. सी का जो वेब है, वायलेंट सी स्ट्रॉम है. ओके, ये लाइट हाउस को क्या करती है? हमेशा और मतलब हिट करती है. लेकिन ये सभी होने के बावजूद भी लाइट हाउस क्या होते हैं? लाइट हाउस क्या होता है कि हमेशा बिना हिले ये क्या होता है? स्टैंड होकर के रहता है. तो लाइक विस ट्रू लव ऑल्सो अफेक्ट ऑफर्स द वैग्रिस ऑफ टाइम एंड प्लेस बट रिमेन फिक्सेस. ठीक है, ठीक उसी प्रकार ये लाइट हाउस जैसे कॉन्स्टेंटली एक ही जगह पर रहता है, लव भी हमेशा एक ही जगह पर रहता है. समय बदलता है, ऋतुएं बदलती है और साथ ही साथ हम देख सकते हैं सिचुएशन बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, लेकिन सच्चा प्रेम जो है वो हमेशा मतलब डिवोटेड होकर के रहता है. इट रिमेन डिवोटेड टू हिज लवर. ये हमेशा उसके लवर के प्रति वफादार होकर के, भक्त होकर के रहता है. As the lighthouse remains faithful to its work of showing the right path to reach the target, in the same way true love guides a person to achieve target in life. एक लाइट हाउस जैसे अपने जो समुद्री यात्री होते हैं उनको गाइड करती है, ठीक है, और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में मदद करती है. ठीक इसी प्रकार ये लव भी जो है क्या करता है कि उसके प्रेमिक को और व्यक्तियों को वो क्या करता है, क्या करती है कि उसको सही जगह पे पहुंचने के लिए मदद करती है, गाइड करती है. द सेकंड मेटाफोर इज पोल स्टार. दूसरा मेटाफोर यहाँ पे पोल स्टार को लिया जाता है. अब ये पोल स्टार क्या होता है वो आप लोग को ज्योग्राफी वगैरह जो पढ़े हुए हो उनको पता है. सो पोल स्टार एक स्टार होता है जो हमेशा मतलब आसमान में थोड़ा अदर स्टार से थोड़ा चमकीला दिखता है, और उसी को देखते हुए साइलर्स जो है अपने मार्ग में, अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं. इट साइंस द राइट पथ टू दोज साइलर्स हु हैव कॉट द रॉन्ग पथ, सो इट ब्रिंग्स देम on the right path. In the same way, love brings a person on the right track of life. जैसे कि ये जो साइलर्स होते हैं उनको पथ दिखाती है और सही मार्ग देते हुए उनको अपने डायरेक्शन में पहुंचाती है. और प्रेम भी एक ऐसा मतलब चीज़ है जो कि एक व्यक्ति को राइट ट्रैक पर, उसके जीवन के जो राइट ट्रैक होता है वहाँ पे पहुँचाती है. तो मेटाफोर के रूप में यहाँ पे दो चीज़ को लिया गया, एक तो पोल स्टार को लिया गया और दूसरा जो है ये लाइट हाउस को लिया गया.
अगर क्वेश्चन आता है कि मेटाफोरिकल रूप में किस किस को लिया गया है, तो ज़रूर आप ये दोनों को लिख करके नंबर कमा सकते हैं। आगे की बात जो है स्ट्रक्चरल एनालाइज और साथ ही साथ अबाउट द ऑथर, अबाउट द एज, अबाउट द सनेट एक्सप्लेनेशन और जो सारी चीज़ें रह गया उसका हम आगे के दिनों पे देखेंगे। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू। may God bless you. Have a good day. सॉरी, मैं स्ट्रक्चरल एनालाइज को भी बता देता, लेकिन ये बहुत ही लंबा हो जाएगा और कल हम ये स्ट्रक्चरल एनालाइज को देखेंगे। ओके, थैंक यू।